वेलकम टू माय चैनल विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। चलिए आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूं ब्लड प्रेशर पे। और आज हम जानने वाले हैं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है और हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं वो क्या होता है और उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में अगर हमको जानना है तो शुरुआत करना पड़ेगा सबसे पहले ब्लड से। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड, जिसको हिंदी में रुधिर या रक्त कहते हैं, ये ब्लड हमारे बॉडी का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है, एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। और इस पर्टिकुलर ब्लड में आप देख पाते हो एक तरीके का प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब जनरेट होता है हमारी बॉडी में। तो जो प्रेशर हमारे ब्लड में लगता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को डिफाइन अगर करना है तो एक ऐसा प्रेशर जो हमारे ब्लड को ले जाने वाले जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो शरीर के हर कोने तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं, उस ब्लड वेसल्स की वॉल्स में प्रेशर जो क्रिएट होता है, जो दाब लगता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स जनरली आर्टरीज के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। यानी आर्टरी और वेन ही ब्लड को कैरी करता है हमारे बॉडी में, जिसको हम हिंदी में धमनी और शिरा कहते हैं। लेकिन धमनी यानी आर्टरी की दीवारों पर लगने वाले प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सरल भाषा में बात करें तो माना जाता है कि हमारे शरीर में जो हृदय होता है वो एक पंपिंग का काम करता है, जिसकी वजह से उसे हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। पंप क्या करता है? जैसे हम अपने घर में देखते हैं कि हमें पानी चाहिए होता है तो हम मोटर मशीन का यूज़ करते हैं, जो हमारे वाटर को पंप करके हाइट तक पहुंचाने की कोशिश करता है या पहुंचाता है। उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम भी एक मोटर पंप करता है, जिसे हम हार्ट कहते हैं। इस तरीके से हम जान गए कि हमारे हार्ट को एक पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि वो किसका पंप करता है? ब्लड का पंप करता है। एंड वो क्या करता है? हमारा जो हार्ट होता है ब्लड को पंप करके आगे की ओर बढ़ाता है, भेजता है। अब क्या होता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को आगे की ओर भेजता है तो उस तरफ उस पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रेशर क्रिएट होती है, और उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी जिस प्रेशर से हमारा हार्ट ब्लड को आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रही है? जिस प्रेशर से हमारा हार्ट ब्लड को आगे की ओर बढ़ा रहा है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स हो जाता है तो ब्लड क्या होने लगता है? रिटर्न जाने लगता है। और जब ब्लड रिटर्न जाने लगता है तो उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन ही क्या हो गया कि व्हेन द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज एंड द ब्लड पुट प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके भेजता है आर्टरी के थ्रू, तो आर्टरी की दीवारों पे, वॉल्स पे जो प्रेशर, जो दाब लगता है, जो क्रिएट होता है ब्लड को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, उसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। और ये जो आगे की ओर बढ़ा रहा है जिस प्रेशर से, उसे सिस्टोलिक, यानी जब वो संकुचित करता है हमारे हार्ट की वॉल्स तब उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक, और जब रिलैक्स करता है तो उसे कहेंगे डायस्टोलिक। इसीलिए जब भी हम किसी पेशेंट का बीपी मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो हमें वहाँ पे एक डेफिनेट वैल्यू दी होती है 120/80। और हम देखते हैं कि जो 120 होता है, जो पहला वैल्यू होता है वो सिस्टोलिक का होता है, और जो उसके पीछे का वैल्यू होता है, दूसरा वैल्यू होता है, वो डायस्टोलिक का वैल्यू होता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे हार्ट के ब्लड प्रेशर की। जब हम बात कर रहे हैं हार्ट
ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर एक रेंज पे चले आते हैं कि कौन सा रेंज होता है ब्लड प्रेशर का जो हमें पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल कंडीशन को शो करता है, एक एलिवेटेड कंडीशन को शो करता है, या फिर एक बीमारी को शो करता है, एक डिजीज़ को शो करता है कि सामने वाले आदमी में हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की इशू है। ओके, सो बेसिकली हम उसके लिए एक रेंज बनाते हैं, एक रेंज जो कि WHO द्वारा बनाया गया है, और इसके अलावा AHA अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन द्वारा जो ब्लड प्रेशर का एक रेंज बनाया गया वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन का जो सिस्टोलिक जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो 120 या उससे लेस देन है, और डायस्टोलिक अगर 80 या 80 से कम है तो उसका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, वो एक हेल्दी पर्सन माना जाता है। अगर वही 120 से 129 के बीच में सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 80 से लेस देन है तो वो एलिवेटेड के कैटेगरीज में आता है। और इसके अलावा स्टेज 1-2 में हाइपरटेंशन में जब 130 से 139 के बीच में हमारा ब्लड प्रेशर शो होने लगता है और डायस्टोलिक की वैल्यू 80 to 89 के बीच में शो होने लगता है तो वो बीमारी की स्टार्टिंग को शो करता है, जिसे हाइपरटेंशन हाई बीपी का पहला स्टेज मानते हैं। और ये जो स्टेज है अगर कंटिन्यू पेशेंट में बना हुआ है, नॉर्मली कभी कभी अगर हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए हमें टाइम टू टाइम बीपी का मेजरमेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बीपी मेज़र करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें बीपी की इशू है या नहीं है। तो अगर इस तरीके की वैल्यू कंटिन्यू होती है तो हम फर्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं, और अगर 140 से हाइयर जा रहा है और 90 से हाइयर जा रहा है डायस्टोलिक वैल्यू तो स्टेज सेकंड को शो करता है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा सिस्टोलिक वैल्यू है, किसी पेशेंट का सिस्टोलिक वैल्यू 180 से ऊपर चला गया और डायस्टोलिक वैल्यू 120, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्राइसिस की जो है क्राइसिस फेस करना पड़ता है। मतलब कि वो हाइपरटेंशन का एक क्रॉनिक कंडीशन की तरफ वो मूव कर चुका है और उसको एक उसके जो पर्टिकुलर डिजीज़ है या उसको जो जान का खतरा है वो बहुत जल्दी बन सकता है या उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मेजरमेंट प्रेशर रेंज है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि इतना इतना वैल्यू एक पर्टिकुलर पर्सन में होना चाहिए। और ये चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे ब्लड प्रेशर की इशू जो है एक कॉमन बीमारी हो चुकी है। हर घर में आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। जनरली अगर मैं बात कर रही हूँ ब्लड प्रेशर की तो हम देखते हैं कि जितना हमारा एज बढ़ता है, यानी एज उम्र बढ़ने के साथ साथ ओल्ड एज में ये कॉमन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की या हम साइंटिफिक रीज़न से देखें तो माना जाता है कि आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद ओल्ड एज में ये एक बहुत ही कॉमन जो है सिम्टम्स कह सकते हैं या बहुत कॉमन एक बीमारी है। और फीमेल के कंपैरिजन मेल में ज़्यादातर ये इशू बीपी की जो है बनी रहती है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर की इशू। और इसी के ऑपोजिट में चले जाए तो आफ्टर 66 ईयर्स के बाद फीमेल्स में जो है हाई ब्लड प्रेशर की इशू आपको देखने को जनरली मिलती है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, साइंस यही कहता है कि 40 साल के बाद जो मेल है ओल्ड एज में फीमेल के कंपैरिजन मेल में बीपी की इशू होती है, वो भी हाई ब्लड प्रेशर की इशू होती है। और फीमेल में यही चीज़ 65 ईयर्स के बाद देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप शक्कर के रोगी हैं यानी शुगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर की इशू आपको देखने को मिलती है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस डायबिटिक के कंडीशन में 40 से 50% पेशेंट में हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। या हो सकता है कि जेनेटिकल आपके दादा, आपके पापा, मम्मी या दादी, नानी, किसी से भी आपको जेनेटिकल भी ब्लड प्रेशर की इश्यूज मिल सकती है। ओके, सो
बेसिकली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दो चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है, एक हाई ब्लड प्रेशर और एक लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लो ब्लड प्रेशर में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, जो कि दोनों ही हमारे लिए खतरनाक होता है। तो चलिए हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। हाइपरटेंशन, अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें यानी हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप की बात करें तो ये कॉमन कंडीशंस देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने बोला ओल्ड एज में। ठीक है, ओल्ड एज में हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिल जाती है। When it is too high, it raises the heart workload and can cause serious damage to the arteries। यानी देखने को मिलता है कि जब ब्लड हमारे बॉडी में एक प्रेशर से मूव करता है और ये प्रेशर अगर एक लेवल से ऊपर हो जाए, हाई हो जाए, वर्कलोड ज़्यादा हो जाए, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को भेजना पड़े, तो उस कंडीशन में हार्ट जिस वेसल्स यानी जिस आर्टरी से आगे बढ़ रही है उस आर्टरी के वॉल्स में प्रेशर ज़्यादा होने से वो आर्टरी क्या हो सकती है, डैमेज्ड हो सकती है और पेशेंट तुरंत कोलैप्स कर सकता है। तो हार्ट प्रेशर के हाइपरटेंशन के कंडीशंस में आपको यही देखने को मिलता है कि जब हमारे बॉडी में हार्ट के ऊपर ज़्यादा काम आ जाता है, हार्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को आगे की तरफ पंप करता है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ओवर टाइम अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, और अगर ये प्रेशर लगातार बना रहता है, पेशेंट लगातार, कोई भी नॉर्मल इंसान चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर लगातार ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर पर्सन के हार्ट में डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है पेशेंट, स्ट्रोक हो सकता है और किडनी से रिलेटेड कई सारी बीमारियां भी उसको हो सकती है। नाउ हाइपरटेंशन का डेफिनेशन हमने देखा कि जब किसी भी पर्सन में हमारा जो सिस्टेमिक या सिस्टोलिक आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, यानी जो पहली वैल्यू होती है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और क्लिनिकली अगर हम डिफाइन करें तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो राइज होने लगता है 130 mmHg ब्लड प्रेशर के यूनिट्स को कहते हैं। 130 mmHg से अगर ऊपर सिस्टोलिक वैल्यू जा रहा है और डायस्टोलिक वैल्यू यानी पीछे का जो वैल्यू है 85 के ऊपर जा रहा है, तो उसे हम हाइपरटेंशन के कैटेगरीज में रखते हैं। तो हाइपरटेंशन मतलब आप कब समझ सकते हो, जब आपका वैल्यू इस तरीके का शो होता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन में डालते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेजेस भी आपको दिखाए कि हाइपरटेंशन में भी आप कब कह सकते हो कि ये स्टेज 1 को शो कर रहा है और कब कह सकते हो कि ये स्टेज 2 को शो कर रहा है और कब आप क्राइसिस में जा सकते हो। ओके, सो देन ये हाइपरटेंशन में जैसे कि यहाँ पे एक चीज देख रहे हो मेंशन किया हुआ है कि डोंट डिक्लेयर अ पर्सन एज अ हाइपरटेंसिव ऑन फर्स्ट क्लिनिकल रीडिंग। ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं कि एक बार किसी का आपने ब्लड प्रेशर मेजर किया और उसका इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है, हाइपरटेंशन में आ रहा है पेशेंट, जो उसका सिस्टोलिक वैल्यू है ज़्यादा है, उसका डायस्टोलिक वैल्यू ज़्यादा है, तो आपने क्लियर कर लिया कि जो है सामने वाला पेशेंट हाइपरटेंशन का है, हाई बीपी का है। ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट 3 रीडिंग्स डिफरेंट टाइमिंग में, डिफरेंट पोस्चर में बीपी चार्ट के हिसाब से आप एक चार्ट बना के मेज़र करेंगे अपने घर में या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सुविधाएं अवेलेबल हैं। और उसके बाद एक दिन में आप 2 या 2 से ज़्यादा 3 बार अगर बीपी को मेज़र करते हैं, एक लेबलिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है कि नहीं। क्योंकि अगर आप रीडिंग करते हो और लगातार ऐसा रीडिंग्स में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका ब्लड प्रेशर जो है लगातार बना हुआ है,
वैल्यू हाई आ रही है डायस्टोलिक की भी और सिस्टोलिक की, तो इससे आप क्लियरिफाई कर सकते हो कि वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट नहीं है। ठीक है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। नाउ सो देयर इज 5 मेन ब्लड प्रेशर रेंज अकॉर्डिंग टू AHA, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने ये 5 रेंज बनाए हैं आपके हाइपरटेंशंस के। पहली बात तो नॉर्मल वैल्यू 120/80 है mmHg और उससे लेस, और प्री हाइपरटेंशन की अगर वैल्यू बात करें तो 120 to 139 के बीच में आप डाल सकते हैं। एंड हाई ब्लड प्रेशर जो यानी स्टेज फर्स्ट को शो कर रहा है वो 140 से 159 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर के सेकेंड स्टेज में 160 या उससे प्लस बाई 100 प्लस में जा सकते हैं। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो कि हमारा बहुत खतरनाक स्टेज है, रेड कलर से मार्क भी है और रेड खतरे की निशानी होती है, तो 180 प्लस बाई 110 mmHg। तो ये टोटल जो है 5 रेंजेस हैं। इस रेंजेस के अकॉर्डिंग आप हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को मेजर करके जान सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। लाइक अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ब्रेन में ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, आपको लॉस ऑफ साइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपके जो रेटिना के स्मॉल वेसल्स है वो ब्लीड कर सकते हैं। ठीक है, आपका हार्ट इनलार्ज कर सकता है, किडनी फेल हो सकता है, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है हार्ट का, और साथ ही साथ आर्टरीज के ब्लॉक होने के चांसेस भी बन जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बन जाते हैं, यानी जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है, जहाँ पे ब्लॉकेज के चांसेस हो जाते हैं। आर्टरी इनलार्ज हो सकती है। तो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकते हैं हाइपरटेंशन के कंडीशंस में। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है अप टू डेट रहे, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते रहे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई इशू है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक साइलेंट किलर के फॉर्म में भी देखा जाता है। ओके, हम ब्लड को साइलेंट किलर भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर को, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर को। अब साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसमें बीपी जो होता है लगातार बना रहता है हाई, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता। ठीक है, इसीलिए ऐसे कंडीशंस में टाइम टू टाइम जो है आप जो है ब्लड प्रेशर को मेज़र करते रहिए। क्योंकि इस कंडीशंस में जो अगर ब्लड प्रेशर लॉन्ग टाइम तक बना हुआ है बॉडी में पेशेंट के, तो वो आपकी बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट कर सकता है। किडनी से रिलेटेड डिजीज़ कर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना सकता है। तो इस तरह की चीज़ें देखी गई है। ऐसा भी देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे टाइप्स के बीपी होते हैं, जिनमें से एक ऐसा बीपी होता है जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की इशू है। और ख़ास करके जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। मतलब वो धीरे धीरे बनता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आता है। और लास्ट स्टेज में जब आपके साथ कोई भी एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको पता चलता है कि मुझे सालों साल से बीपी की इशू थी, वो भी हाइपरटेंशन की इशू थी। सो ये देखा गया है कि इस कंडीशंस में जो साइंस कहता है, या जो साइंटिस्ट कहते हैं, या जो डॉक्टर्स कहते हैं कि साइलेंट किलर हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स पता नहीं चल पाते हैं पेशेंट्स को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपडेट रहिए, टाइम टू टाइम जो है बीपी को मेज़र करते रहिए। और अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई भी इशू है, हाई या लो बीपी की इशू है, और कई बार ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो बीपी, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, या हमने इस चीज़ से जाना। सो अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर्स के। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों में अभी तक तो पता नहीं चल पाया है इसका कारण, अभी तक नहीं पता चल पाया। लेकिन ये बात भी सही है कि किसी में किडनी की प्रॉब्लम्स, या थायराइड की प्रॉब्लम्स, या एड्रिनल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, और ऐसे पेशेंट में बीपी इंक्रीज हो रही है,
तो इसका कारण क्या है वो पता चल जाता है कि इसके पीछे ये पर्टिकुलर डिजीज़ हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में पता नहीं लग पाता कि बीपी इंक्रीज क्यों हो रही है। जनरली ऐसा देखने को मिलता है, जैसे जनरली हम देखते हैं कि ये हाइपरटेंशन में, ऐसे पेशेंट्स हाइपरटेंशन्स में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से भी बीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। सो लाइक अगर आप निकोटीन ले रहे हो, आपकी बॉडी निकोटीन ले रही है, टोबैको च्यूमर है आप, ठीक है, लंबे समय से आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारे कंडीशंस हाई बीपी की तरफ आपको मूव करता है, ठीक है। आपके हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट का कंजप्शंस कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बनते हैं। नाउ इसके अलावा अगर आपको बहुत टेंशन है और आप लॉन्ग टाइम से अल्कोहल ले रहे हो, रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो, हाई अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हो, तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है। इसके अलावा अगर आपको मोटापे की इशू है, ओबिसिटी की इशू है, तो या फिर आपको एपनिया की, स्लीपिंग एपनिया की इशू है, ऐसे लोग जो खर्राटे लेते हैं उन्हें स्लिप एपनिया होता है और उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो 50% पॉपुलेशन होते हैं वो साइंस में तो ये सारे एलिवेटेड माने जाते हैं, लेकिन ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एक हाई ब्लड प्रेशर को कॉज कर सकता है। ओके, इसके अलावा और भी कई सारे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स देखे जाते हैं। एलिवेटेड सिम्टम्स में जो बीपी को कॉज कर सकता है, जैसे कभी कभी हम कुछ मेडिसिन्स लेते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और हम ध्यान भी नहीं देते, ये भी हमारे बीपी को क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले जा सकता है। और अगर हम बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह ले रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, तो ये भी बीपी को राइज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। कभी कभी हम जुकाम, सर्दी, खांसी के लिए भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स लेते हैं जो हमें रिलीफ तो पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में भी ब्लड प्रेशर जो है हाई हो सकता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स वगैरह जो है वो भी ब्लड प्रेशर को कॉज करता है। और अगर हमारे आर्टरीज में फैट्स डिपॉजिट्स हो रहा है तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर की इश्यूज होती है। फैट्स इन द सेंस जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी जब आर्टरीज जो होती है वो नैरो हो जाती है और वो ब्लड का फ्लो नहीं कर पाती है बिकॉज कि वहाँ पे फैट्स डिपॉजिट होने लगता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे डायग्राम पे देख रहे हो कि यहाँ पे फैटी सब्सटेंस जो है आर्टरी की वॉल्स में डिपॉजिट हो रही है, जिसकी वजह से जो आर्टरी की वॉल है वो नैरो हो गई है और ब्लड प्रेशर को ठीक, जो फ्लो है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इस कंडीशंस में भी बीपी जो है वो इंक्रीज हो सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं डाइट की। हाई ब्लड प्रेशर के ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में किस तरह के डाइट्स की ज़रूरत है। तो डाइट्स में आप अपने डाइट्स में, डेली डाइट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स एंड बहुत सारे ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं आप। लेमन, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स वगैरह और लाइक कुछ स्ट्रेस रिड्यूस फ्रूट्स को भी ले सकता है। और हाइपरटेंशन जो होती है वो जो है जनरली अगर आप सॉल्ट कम कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं एक्सेस सॉल्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो उससे भी आप अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और डू नॉट ऐड सॉल्ट टू डिश, अ पिंच ऑफ सॉल्ट कैन कंटेन 1000 mg ऑफ सोडियम। सो ऑलमोस्ट आप डेली अपने लाइफ में इतना प्रिकॉशन अगर रखते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। नाउ हमने बात की हाइपर ब्लड प्रेशर की, अब हम थोड़ा लो ब्लड प्रेशर की तरफ, हाइपोटेंशन की तरफ मूव करें। तो लो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन ही होता है कि जब आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का जो रेंज है वो कम हो, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज से। सो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन इज प्रेशर
लो इट कॉज सिम्टम्स और साइंस ड्यू टू द लो फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में जो आपकी बॉडी है उसमें ब्लड का जो फ्लो है आर्टरी और वेन्स में वो बहुत ही ज़्यादा लो है। एंड व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड इज़ टू लो, और जब भी ये बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, यानी आपके पर्टिकुलर ऑर्गन को या पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्लड में ही सारी चीज़ें होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कोई भी न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स हो, सब ब्लड्स की हेल्प से ही आपकी बॉडी के एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव करता है। तो जब ब्लड ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो वहाँ के सेल्स एंड टिश्यूज़ को डैमेज होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं मिल पाता है। तो देन उस कंडीशंस में जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट अंग हैं आपके बॉडी में, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, वो काम नहीं कर पाएगा, और जब वो काम नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। नाउ जिस तरीके से हमने हाई ब्लड प्रेशर का रेंज देखा कि कितने से कितना वैल्यू होना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर में, जो हमें बताता है कि ये स्टेज 1 में आता है, स्टेज 2 में आता है, या उसके ऊपर आता है, खतरे की निशान में आता है। उसी तरीके से चलिए जानते हैं कि हाइपरटेंशन के अलावा हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर के क्या रेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू AHA। सो हाइपोटेंशन की जो वैल्यू है 90/60 यानी 90 सिस्टोलिक एंड 60 mmHg हाइपोटेंशन को शो करने लगती है। यहाँ पे भी कंडीशंस है कि अगर 90 से नीचे 80/60 mmHg किसी का ब्लड प्रेशर है तो वहाँ पे नोजिया और डिजीनेस आपको सिम्टम्स में, कॉमन सिम्टम्स में नज़र आने लगेगा। 80/50 में अब बहुत ज़्यादा पेशेंट को और पर्सन को टायर्डनेस और फैटिंग फील होगी, और 70, इससे भी अगर कम 70/50 हो गया तो पेशेंट वीक हो जाएगा, और उसको आंखों के सामने जो चीज़ें हैं वो बहुत ब्लडी नज़र आएंगी, क्लियरली उसका जो विज़न होगा वो देखने में उसको बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। 60/45 में पेशेंट को बहुत, मतलब उसकी नींद पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, और वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा, उसमें कंफ्यूजन बना रहेगा। और जो रेड लिस्ट में आता है, जब पेशेंट 50/35 mmHg लो ब्लड प्रेशर, जो कि एकदम रेड लिस्ट, एकदम खतरे की निशानी में जाता है, तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, और पेशेंट सडन कोलैप्स कर सकता है, यानी उसकी डेथ हो सकती है। तो ये एक लो ब्लड प्रेशर की रेंज है, जो कि आप कैसे पता करोगे, जैसा कि मैंने बार बार बोला कि आप जो है डे टू डे अपडेट रहिए। एक दिन में 2 से 3 बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर की इशू है, या अगर नहीं भी है तो आप जो है रूटीन टेस्ट करते रहिए। ब्लड प्रेशर की मशीन तो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, डिजिटल मशीन आ गई है, आप आराम से जो है इजीली पोर्टेबल है, आप आराम से खरीद के घर पे भी देख सकते हो, या आसपास के क्लिनिक्स में भी जाके देख सकते हो। तो आप एक दिन में 2 से 3 बार ब्लड प्रेशर को मेज़र करिए, एक चार्ट मेंटेन करिए, और उस चार्ट में आप खुद पता कर सकते हो कि आपको कौन से ब्लड प्रेशर की इशू है, हाइपरटेंशन की इशू है या हाइपोटेंशन की इशू है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की इशू है या लो ब्लड प्रेशर की इशू है, और इस रेंज से आप ये क्लियर कर सकते हो कि आप किस स्टेज में हो। ना लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर्स में सबसे पहली बात तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा आप खो सकते हैं, उसमें कंसंट्रेशन लेवल आपकी वीक हो जाती है, आप किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा आपको दिखाई देना कम हो जाएगा, आपके जो विजन्स हैं वो ब्लर्ड होंगे, साथ ही साथ आप जो ब्रीथ आप करते हो, जो आप सांस लेते हो, वो बहुत रैपिड भी हो सकता है, बहुत शैलो भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपको हेडनेस की इशू या डिजीनेस की इशू भी हमेशा बनी रह सकती है, आपको वॉमिटिंग और प्यास भी हमेशा लग सकती है, आपको पाल्पिटेशन की भी इशू हो सकती है, और आपके जो पाल्म होंगे स्किन्स के बहुत हमेशा ठंडे बने रहेंगे, डिप्रेशन हो सकता है, आपको भूख भी नहीं लग सकती है। तो इतने सारे लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं ना। इसके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप अपने डॉक्टर से, या आप किसी भी डॉक्टर से जाके, किसी भी डॉक्टर से, मतलब कि आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट से जाके कंसल्ट करिए।
इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट लीजिए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की इशू है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड, मतलब जिनको लो ब्लड प्रेशर की इशू है वो अगर बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। तो अवॉइड करिए स्टैंडिंग को। आप हॉट वाटर को एक्सपोज करने से ज़्यादा गर्म पानी, जो लोग, बहुत लोग जो होते हैं गर्म पानी पीते हैं या शावर लेते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो उसको अवॉइड करिए और एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकता है। सो अगर आप मोर सॉल्ट लेते हैं तो जनरली सॉल्ट वाटर क्या करता है, हेल्प करता है लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में, बिकॉज की जो सोडियम होता है वो सॉल्ट लेवल को इंक्रीज करता है आपके ब्लड प्रेशर में। सो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉल्ट लेते हैं तो किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आप किसी भी फूड में या वाटर के साथ आप इसको ले सकते हैं। और एक्सरसाइज भी आप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, जो लो ब्लड प्रेशर की इशू है वो कम हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वाटर लेते हैं तो आपका जो वाटर, स्पेशली हम कहते हैं कि हर एक इंसान को वाटर लेना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा है भी। तो ब्लड प्रेशर को, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो और आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो फ्लूइड जो होता है ब्लड के वॉल्यूम्स को बढ़ाता है, और अगर ब्लड के वॉल्यूम्स को बढ़ा रहा है तो डिहाइड्रेशन जो है आपकी बॉडी में उसको ये प्रिवेंट करेगा। और अगर ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा, ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाएगा, तो हाइपरटेंशन को आप ठीक कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड अवॉइड करिए स्टैंडिंग को, क्योंकि स्टैंडिंग अगर लॉन्ग पीरियड तक आप करते हो तो ये क्या कर सकता है, नेचुरली हाइपोटेंशन में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में आपको बहुत सारे हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन ये क्रिएट करता है। अवॉइड करिए हॉट वाटर को एक्सपोज करने में, क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं हॉट वाटर को, लाइक आप शावर ले रहे हैं, स्पा ले रहे हैं, तो आपको डिजीनेस क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो इट में बी लाइक आप कह सकते हैं कि आप एक चेयर ले लो, आराम से आप बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद इन केस कि अगर आपको कहीं पे इंजरी है या लाइक आप उस जगह पे हॉट वाटर का यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप एक्सपोज कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ख़राब हो सकता है। ठीक है, सो हेल्दी डाइट, आप जानते हो कि आपकी लाइफ में ऐसे भी हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। तो आप हेल्दी डाइट से भी अपने पर्टिकुलर हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन के इशू को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको डाइट चार्ट नहीं पता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। सो आज का जो वीडियो था, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप में से उन लोगों के लिए जिनको ये बीमारी है या जो इनके बारे में जानना चाहते हैं। और मेरी हमेशा से कोशिश है कि मैं चीज़ों को एक इजी वे में बताऊं और एक इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करूं और उन लोगों तक ये सारी चीज़ों को पहुंचाऊं जिनको इनके बारे में जानना चाहिए या वो इंटरेस्टेड है। तो आज का वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए लाई थी और कोशिश थी मेरी कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अपनी चीज़ों को समझा सकूं जो मैंने आज किया। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कुछ करेंगे। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपको मेरा लेक्चर वीडियो पसंद आता है या आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।